हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मानव संसाधन के विषय में। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो रीट एसएसटी यानी रीट सामाजिक अध्ययन के यूनिट नंबर 7 का पार्ट है। हम यूनिट नंबर 7 को पढ़ रहे हैं। दोस्तों 7वीं जो यूनिट है हमारी वो है संसाधन और उसका विकास से संबंधित। यहाँ हम देखिएगा संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, मृदा, खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग, इन सारे टॉपिक्स को बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा हम पिछली 6 यूनिट्स भी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने पिछला सिलेबस पूरा नहीं किया है तो आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर जाकर के पिछली जो यूनिट्स है उनका सिलेबस पूरा कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि साइकोलॉजी का भी पूरा प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप साइकोलॉजी के सिलेबस को भी पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं, वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे मानव संसाधन के विषय में। दोस्तों मानव संसाधन क्या होता है, तो सामान्य सा अर्थ हम इसमें किसी भी देश के अंदर रहने वाली जनसंख्या से लेकर के चलते हैं, यानी जो हमारी जनसंख्या है उसी को हम मानव संसाधन के रूप में काउंट करते हैं दोस्तों। और यहाँ देखिएगा संसाधन का तात्पर्य क्या होता है, हम बढ़ भी चुके हैं पहले। संसाधन यानी कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी चीज जो मानव के लिए उपयोगी है, वो सभी संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। तो मानव सबसे अच्छा संसाधन माना जाता है, सबसे प्राथमिक संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव भी दूसरे मानव के लिए कार्य करता है। एक मानव दूसरे मानव के लिए उपयोगी है, और दूसरी बात सभी संसाधनों को उपयोगी बनाता भी मानव स्वयं है। इसलिए मानव संसाधन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी है, यानी मानव संसाधन का विकास करके हम उसे और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं और ज़्यादा कार्यशील भी बना सकते हैं दोस्तों। देखिएगा हमें ये देख लेते हैं कि लोग ही क्या है, एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। यानी किसी भी देश के लोग हैं वही उस राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, क्योंकि प्रकृति की जो भी देन है, यानी प्रकृति की जो देन है वो तब महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। यानी प्रकृति ने कुछ भी दिया वो लोगों के लिए उपयोगी तभी होगा, वो महत्वपूर्ण तभी होगा जब वो लोगों के लिए उपयोगी है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से, देखिएगा क्या कहा हमने कि जो भी लोग हैं किसी देश में रहते हैं वो अपनी आवश्यकताओं और अपनी योग्यताओं से किसी भी चीज़ को जो प्रकृति की देन है उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों। यानी संसाधन का जो निर्माण है, संसाधन में परिवर्तित करने का जो कार्य है वो लोग ही करते हैं। तो इस प्रकार हम ये मान लेते हैं कि मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। सबसे अंतिम संसाधन कौन सा है, मानव संसाधन के रूप में लेकर के चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अगर कोई स्वस्थ है, शिक्षित है और अभिप्रेरित है, यानी किसी भी देश के स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें अनिवार्य होती हैं किसी भी देश के विकास के लिए। वहाँ की जनसंख्या अगर स्वस्थ है, शिक्षित है और मोटिवेटेड है तो वो वहाँ की कितनी भी चीज़ों को आवश्यकता के अनुसार संसाधनों में बदल सकते हैं और उस देश की तरक्की उतनी ही ज़्यादा होती है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि मानव संसाधन का मूल रूप जो है वो हम जनसंख्या वितरण के रूप में ही पढ़ते हैं, क्योंकि जनसंख्या को ही मानव संसाधन से जोड़ करके चलते हैं दोस्तों। तो जनसंख्या वितरण का प्रारूप अगर हम देखें कि ये दो संसाधन है, हमने बात की मानव संसाधन की, तो ये अन्य संसाधनों की तरह से समान रूप से नहीं है। जैसे हवा की बात करें सभी जगह मौजूद है, तो उसी प्रकार से ये जो है वो पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि सभी जगह एक ही रूप में हमें देखने को मिलेगा। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार के लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रारूप कहते हैं दोस्तों। क्या कहा हमने, हमारी जो पृथ्वी है उसका जो भूपृष्ठ है उस पर लोग जिस प्रकार से फैले हैं उसे ही हम उस जनसंख्या के वितरण का प्रारूप कहते हैं दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। तो विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो अत्यंत ही असमान है। सभी जगह विश्व में जनसंख्या जो है एक जैसी नहीं है दोस्तों। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वो बहुत ज़्यादा घने बसे हुए हैं, यानी एक पर्टिकुलर इतना एरिया है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, और एक इतना बड़ा एरिया है यहाँ पर बिल्कुल ही कम लोग रहते हैं, इनसे भी कम लोग रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र भी हैं जो विरल बसे हुए हैं दोस्तों। और इनमें कौन से आते हैं, तो देखिएगा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर और उत्तरी अमेरिका जो है ये घने बसे हुए क्षेत्र हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा अगर हम कम बसे हुए क्षेत्रों की बात करें तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र,
उच्च अक्षांशीय मतलब ये हमारी पृथ्वी रहेगी, यहाँ बीच में 0 डिग्री रह गया। ऊपर बढ़ते हैं तो उच्च अक्षांश होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3। यहाँ 90 डिग्री पर आकर के ध्रुव आते हैं दोस्तों, और ध्रुवों पर हम जानते हैं कि लोग नहीं रहते हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे जनसंख्या की संख्या जो है कम होती चली जाती है, पॉपुलेशन कम होती चली जाती है दोस्तों। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वन क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग रहते हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें रहने के लिए परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए जनसंख्या यहाँ बहुत कम रहती है। मरुस्थलों में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, उच्च जो पर्वत हैं वहाँ पर भी नहीं रह पाते हैं, विषुवतीय वनों में भी नहीं रह पाते। तो ऐसे स्थानों में जो है जनसंख्या बहुत ही कम भी है, वहीं हमने देखा इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा भी है दोस्तों। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं, यानी हम कहीं उत्तरी गोलार्ध में जो है वो लोग थोड़े ज़्यादा हैं, यानी दक्षिण की अपेक्षा विषुवत रेखा के उत्तर में जो है लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। विश्व की जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग, क्या कहा हमने, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसके 3/4 जो लोग हैं लगभग 2 महाद्वीपों में ही रहते हैं, यानी एशिया और अफ्रीका में रहते हैं दोस्तों। क्या कहा हमने, वापस सुन लीजिएगा कि विश्व की जनसंख्या के लगभग 3/4 जो लोग हैं वो 2 महाद्वीपों में ही रहते हैं, जिसमें एशिया और अफ्रीका आता है दोस्तों। आगे हम देखें तो विश्व के जो 60% लोग हैं वो केवल 10 देशों में रहते हैं, यानी 10 ही ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा रहती है दोस्तों। कौन कौन से हैं, तो देखिएगा जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहले चाइना आता है, चाइना के बाद में देखिएगा भारत है, फिर USA है, फिर इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, रूस है और नाइजीरिया है, और देखिएगा जापान है। ये ऐसे देश हैं जहां पर विश्व के लगभग 60% लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश हम इनको मान करके चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपनी बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के विषय में। जनसंख्या घनत्व हम किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कोई सी भी इकाई ले लें, यानी 1 इकाई जो क्षेत्र रह गया वहाँ पर जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या को ही जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं दोस्तों। सामान्य रूप में ये जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व जो है वो आपने प्रति वर्ग किलोमीटर में ही देखा होगा दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा संपूर्ण विश्व की जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो अपने मान करके चलते हैं 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों। कितना है, 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर अपने बात करें वो कहाँ है, तो वो मध्य एशिया में है। इसके बाद में पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया आता है दोस्तों। तो जनसंख्या घनत्व हम किसे कहते हैं, 1 इकाई क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या को कहते हैं, और सामान्यतः इसे हम प्रति वर्ग किलोमीटर में ही व्यक्त किया करते हैं दोस्तों। विश्व की अगर बात करें औसत जनसंख्या घनत्व है तो 45 व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर अपने मान करके चलते हैं, और जैसे जैसे जनसंख्या का आकलन होता जाएगा इनकी संख्या भी बढ़ती चली ही जानी है दोस्तों। सर्वाधिक अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो मध्य एशिया के अंतर्गत आती है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं, किस कारण से किसी स्थान पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है या किसी स्थान पर जनसंख्या कम रहती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक कारक में, और भौगोलिक कारक के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे स्थलाकृति के विषय में दोस्तों। किसके बारे में बात करेंगे, स्थलाकृति। स्थलाकृति का तात्पर्य हम लेंगे कि किस स्थान पर पर्वत है, पठार है, या फिर रेगिस्तान है, या फिर समुद्र है, कौन सी है दोस्तों। अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक तो है पर्वत का स्थान है, एक पठार का स्थान है और एक है मैदानी भाग, तो कौन से में जो है जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, तो स्पष्ट रूप से जो जनसंख्या है वो मैदानी भागों में ज़्यादा रहती है। मैदानी भागों में ही जो लोग हैं वो रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि पर्वत और पठार की अपेक्षा यहाँ खेती अच्छे से हो सकती है, विनिर्माण अच्छे से हो सकता है, और सेवा क्रियाएं जो हैं वो भी बड़े अच्छे से हो सकती हैं। तो खेती, विनिर्माण और सेवा के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है, इसलिए जनसंख्या जो है यहाँ थोड़ी ज़्यादा रहती है। जैसे हम कहें कि गंगा के जो मैदान हैं हमारे, वो विश्व के सबसे अधिक घने बसे मैदान मान करके चलते हैं दोस्तों। जबकि हम कहें एंडीज, आल्प्स और हिमालय हैं, ऐसे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या रहती है। तो स्थलाकृति के आधार पर हम क्या देखेंगे कि स्थलाकृति या तो पर्वत है, पठार है, या फिर मैदान है, तो उनमें कौन से स्थान पे ज़्यादा रहती है, तो लोग जो हैं वो
पहाड़ों की बजाय मैदानों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए आपको शहर विकसित जो मिलेंगे वो मैदानों के अंदर मिलते हैं, वहीं जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं जलवायु के विषय में। तो जलवायु भी देखिएगा, लोग ये चाहते हैं कि ऐसा स्थान हो कि जहाँ पर जलवायु न तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और न ही बहुत ज़्यादा ठंडी हो दोस्तों, जिसमें हम आराम से रह सकें। ऐसी जलवायु जहाँ होगी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा दोस्तों, क्योंकि हमने ये देखा होगा कि जैसे सहारा मरुस्थल की बात करें तो बहुत गर्म है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। वहीं रूस के जो ध्रुवीय प्रदेश रह गए ठंडे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं दोस्तों। कनाडा या फिर अंटार्कटिक जैसे स्थान जो रह गए वहाँ पर रहने से लोग बचते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है वो अनुकूल नहीं है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं मृदा के विषय में। तो देखिएगा, मृदा उपजाऊ होती है, जहाँ मृदा होगी वहीं कृषि अच्छी होगी, वहीं इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ज़्यादा बढ़िया होती है। तो मृदा भी देखी जाती है दोस्तों, और मृदा जो अच्छी मृदा है वो नदी घाटी क्षेत्रों में मिलती है, इसीलिए वहाँ पर जो है उपजाऊ मैदान बनते हैं। और मैदान देखिए नदियों से बनते हैं, इसलिए नदी घाटी क्षेत्रों में जो नदियों का जो क्षेत्र रह गया, नदियों द्वारा जो बने हुए मैदान है, वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, जल जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए जल की उपलब्धता जहाँ होगी वहाँ लोग रहने को प्राथमिकता देते हैं। जहाँ पर अलवणीय जल, जिसे हम मीठा जल कहते हैं, वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो वहीं पर जो है वो लोग ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। आप पुरानी सभ्यताओं को भी देखें तो वो सभ्यताएं वहीं जाकर के बसनी शुरू होती हैं जहाँ पर आसपास नदी थी, नदी घाटी क्षेत्र थे, वहीं पर रहना उन्होंने शुरू किया था दोस्तों। तो जल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा खनिज को भी अपने ले सकते हैं कि जहाँ खनिज निक्षेप ज़्यादा हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं आर्थिक कारकों के विषय में। आर्थिक कारक कौन से हो गए? जहाँ पर इंडस्ट्रीज है, यानी जहाँ पर आर्थिक परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जहाँ पर रोजगार के ज़्यादा अवसर हैं, तो उस स्थान की तरफ जो लोग हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं दोस्तों, और वहीं पर लोग ज़्यादा जा कर के रहते हैं। जैसे हम कहें जापान के अंदर ओसाका और भारत में मुंबई की बात करें तो दोनों ही काफ़ी बसे हुए क्षेत्र हैं, क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। इसके बाद में सांस्कृतिक कारक हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। धर्म और संस्कृति के अनुसार जो क्षेत्र जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे वाराणसी हो गया, यरूशलेम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, लोग जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, जनसंख्या ज़्यादा रहती है दोस्तों। इसके अलावा सामाजिक कारक भी अपने ले सकते हैं, जहाँ पर देखिएगा समाज को अच्छी सुविधा मिले, यानी अच्छी आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधा है, तो वे सारे के सारे क्षेत्र हैं वो जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा घनत्व वाले होते हैं और महत्वपूर्ण भी हुआ करते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के विषय में। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है एक निश्चित अवधि में लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन, यानी 1 साल ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितने भी सालों को हमने लिया वो एक निश्चित अवधि है, उसके अंदर लोगों की संख्या के अंदर कितना परिवर्तन हुआ है, जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ है, उसे ही हम जनसंख्या परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यहाँ कुछ एक शब्दावलियाँ हैं जिनकी अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म दर के विषय में। तो जन्म दर क्या है? 1000 व्यक्तियों के ऊपर जो जीवित जन्मों की संख्या है उसे ही हम जन्म दर के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसी रूप में हम इसे मापते भी हैं। इसी का विपरीत होती है मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या हो गई? प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, यानी 1000 के ऊपर कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसे हम मृत्यु दर के नाम से जानते हैं दोस्तों। फिर देखिएगा प्रवास की बात करें हम। प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास कहते हैं किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को। प्रवास क्या हो गया? किसी क्षेत्र विशेष के अंदर लोगों के आने जाने को ही हम प्रवास के नाम से जानते हैं। फिर देखिएगा प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है? प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी हुआ, यानी किसी देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को ही प्राकृतिक वृद्धि दर के नाम से जानते हैं। यानी एक देश के अंदर 1 साल में कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई, या फिर हम इसे को इस प्रकार से समझे, जन्म दर और मृत्यु दर का जो डिफरेंस है उसे ही हम प्राकृतिक वृद्धि दर के नाम से जानते हैं। जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है? ये उन वर्षों की संख्या है, यानी ये साल हैं, कितने साल हैं, उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। यानी किसी देश में इतने साल व्यक्ति जीवित रहता है, एवरेज निकाला जाता है, जिसे हम जीवन प्रत्याशा के नाम से जानते हैं।
इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों उत्प्रवासी के विषय में। तो उत्प्रवासी कौन होते हैं? उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी यानी आने वाले लोग जो होंगे वो इस श्रेणी में आते हैं। अप्रवासी यानी वे लोग जो देश में आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रवास। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के जो आने जाने को है हम प्रवास के नाम से जानते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को ही हम प्रवास कहते हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं जनसंख्या पिरामिड की। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? तो ये किसी भी देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है, इंपॉर्टेंट विधि है, जिसे हम जनसंख्या पिरामिड कहते हैं दोस्तों। इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। इसे हम आयु लिंग पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। ये होता है जनसंख्या पिरामिड। ये भारत का जनसंख्या पिरामिड है, जिसे हम देख सकते हैं। इधर पुरुष हैं और इधर रहेगी स्त्रियां। तो इसे हम जनसंख्या पिरामिड के नाम से जानते हैं। उदाहरण के रूप में हम इसे देख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था मानव संसाधन। हमने इसको मानव संसाधन के रूप में देखा। अब यहाँ देखिएगा, ये जो टॉपिक है वो भारत के भूगोल से भी संबंधित है। वहाँ भी हम इनके जनसंख्या के आंकड़े को देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखिएगा राजस्थान में भी जनसंख्या दे रखी है और यहाँ देखिएगा भारत में भी जनसंख्या दे रखी है। कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या होगी ये हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ हमने ये देखा कि मानव संसाधन किसे कहते हैं, इसके मुख्य फैक्ट कौन से थे, जो हमने सारी बातें कर ली है दोस्तों। अगली क्लास के अंदर हम 8वीं यूनिट को शुरू करने वाले हैं। 8वीं यूनिट में भारत का भूगोल है और इसके संसाधन हैं। तो इसके अंदर अगली क्लास में हम भू आकृतिक प्रदेशों के विषय में बात करेंगे दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो बेल आइकन दबा लेना, ताकि क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। हमेशा की तरह इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहां से आप इनकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।